हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की तीसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है। उन क्लासों को आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास शर्मा मैथ्स पे जाकर देख सकते हो। हर रोज हम इस क्लास के अंदर मैथ्स के 20 सवाल करते हैं जो जीडी के अंदर पूछे गए पिछले सालों में से होते हैं। अब ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सोनल और अर्जुन एक साथ एक कार्य को 57 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्जुन और रोहन एक साथ एक कार्य को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं और रोहन और सोनल एक साथ उस कार्य को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इधर देखिए आप, सोनल प्लस अर्जुन कितने दिनों में करते हैं एक कार्य को? 57 दिनों के अंदर। और अर्जुन प्लस रोहन उसी कार्य को करते हैं 38 दिनों में। और रोहन प्लस सोनल उस कार्य को करते हैं 38 दिनों में। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा? 38, 57 और इसका 38 का, तो कितना हो जाएगा? 114। कितना हो गया? 114 इनका एलसीएम हो गया है। तो 57 का जब 114 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार गया है। 38 का भाग देंगे 3 बार और फिर 38 का भाग देंगे 3 बार। ठीक है। तो सोनल और जो अर्जुन है वो एक दिन में 2 काम करते हैं। अर्जुन और रोहन एक दिन में 3 काम करते हैं और रोहन प्लस सोनल एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सोनल, अर्जुन और रोहन एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये मुझे बताइए। अब जब हम इनको ऐड करेंगे क्या निकल के आएगा हमारे पास? 2 सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन इक्वल कितना है? 8 है। तो सोनल प्लस रोहन प्लस अर्जुन कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल कर देंगे तो सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन हमारे पास निकल के आया है कितना? 4। और टोटल काम कितना अपने पास? 114। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? 4 का भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, 3 बचेगा, 8 बार जाएगा, कितना बचा? 2। तो पॉइंट लगे 5, 28.5 बार इसमें भाग जा रहा है। तो इस काम को सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन तीनों मिलकर के एक साथ 28.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है। ये सवाल सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 17 किलोमीटर पर घंटे की गति से और स्टेशन Q से P तक 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति कितनी है, ये आपको बताना है। ये कोई डिस्टेंस है, ये P है और ये Q है। ठीक है। P से Q की तरफ 70 किलोमीटर की गति से जाता है, 70 किलोमीटर पर आवर। और Q से P की तरफ कितने किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है? 90 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति कितनी है, ये आपको बताना है। अगर 2 स्पीड दे रखी हो और जो डिस्टेंस है वो सेम हो और आपको क्या बताना हो? एवरेज स्पीड। तो इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है वो बताया था। यहाँ पे उसको लिख देता हूं। क्या बताया था मैंने? 2 मल्टीपल S1 S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है।
तो यहाँ पर यूज कीजिए इस फॉर्मूले को, 2 मल्टीपल 70 इंटू 90 बटे में 70 प्लस 90, 70 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 160। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 बार गया, तो क्या बचा अपने पास, 7 9 63। इसमें 8 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 8 का भाग दिया तो 7 बार, बचा कितना, 7 70, 8 8 64, बचा कितना अपने पास फिर 6 60, 8 7 56, 4 8 5 40। तो 78.75 इसका आंसर आया है। तो उन जो एवरेज स्पीड निकल कर आई है वो हमारे पास है 78.75 किलोमीटर पर आवर की गति से ये एवरेज दौड़ेगी बस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने दे रखा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमने दो नंबर्स हैं, कितने हैं, 2 नंबर्स हैं, उनका HCF हमने क्या मान लिया, H, और वो दो संख्याएं क्या हैं, HX और HY हैं। यहां पर X और Y ऐसी संख्याएं हैं कि इनको अब सैम संख्याओं से विभाजित नहीं कर सकते। कैसी संख्याएं हैं, अब इनको हम सैम संख्याओं से विभाजित नहीं कर सकते, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हैं, को प्राइम है, ये है हमारे पास को प्राइम। X और Y हमारे पास क्या निकल के आया है, को प्राइम नंबर निकल के आए हैं। अब मुझे बताइए आप, अब दो संख्याएं क्या है अपने पास, HX और HY है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, HXY, क्या निकल के आया, HXY, ये हमारे पास एलसीएम निकल के आया है। तो जब हम फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को मल्टीपल कर दे, अगर हम फर्स्ट संख्या HX मल्टीपल HY, क्या है, HY से हमने मल्टीपल कर दिया, ठीक है, HX मल्टीपल HY हमने कर दिया है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्या हम इसे लिख सकते हैं, H मल्टीपल HXY। तो आप बोलोगे जी सर आप इन्हें लिख सकते हो। तो इधर देखिए आप, ये H क्या है, HCF, और ये HXY क्या है, ये है LCM। क्या है, ये LCM है। तो इससे क्या निकल कर आया है, इससे आपने क्या सीखा, इससे निकल के आया है कि पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, LCM मल्टीपल HCF, किसके इक्वल होती है, LCM मल्टीपल HCF। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी थी अपने पास, HX और HY, ये दो संख्याएं थी। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये क्या होती है, HX प्लस HY, जिन्हें हम लिख सकते हैं HX प्लस Y। जब हम इन्हें घटाते हैं, क्या करते हैं, जब हम इन्हें घटाते हैं HX माइनस HY, तो क्या आएगा, HX माइनस Y। जब हम इन्हें मल्टीपल करते हैं HX मल्टीपल HY, तो क्या आता है, H कॉमन होगा और X प्लस
वो एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई, या इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर एक्स वाई लिख सकते हैं। तो इससे आप क्या सीखें, इससे आप सीखें कि जब भी किसी भी संख्याओं को ऐड करें या फिर माइनस करें या फिर मल्टीपल करें, उनके साथ उनका एलसीएम जरूर होता है, उनका जो एक फैक्टर होगा वो एलसीएम होगा। क्लियर है? अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या था, हमने ये चीज सीख ली है कि पहली संख्या मल्टीपल होती है, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या इक्वल होती है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ के। ठीक है, अब इधर देखिए, आप आपको दे रखा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 और 40 है। तो वो संख्या है पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या क्या होगी, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है, 8 है, वो एचसीएफ 8 है और एलसीएम 40। तो कितना निकल के आया है, 320। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल होगा वो होगा 320। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि 7, 5 और 3 के चतुर्थानुपाती और 7 और 13 के तृतीयानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप पहले ये देख लीजिए चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, वो आप सीख लीजिए। चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया है, फिर भी आप सीख लीजिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर है ए, बी और सी, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो इसका चतुर्थानुपाती होगा बी मल्टीपल सी बटे में ए। क्या होगा, बी मल्टीपल सी बटे में ए होगा। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर हो ए और बी, तो इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, क्या, तृतीयानुपाती। तो आपको तृतीयानुपाती निकालना है, तो वो क्या होगा, बी का स्क्वायर बटे में ए। क्या होगा, बी का स्क्वायर बटे में ए इसका तृतीयानुपाती होगा। अगर आपके पास संख्या हो ए बी सी और उसका चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो वो होगा बी मल्टीपल सी बटे में ए। और अगर आपके पास संख्या हो ए और बी और उसका तृतीयानुपाती पूछा जाए तो वो होगा बी स्क्वायर बटे में ए। क्लियर है? अगर ये चीज आप सभी को क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती का रेशो पूछा है, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, जो ये आपको दे रखा है इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या होगा, तो 5 मल्टीपल 3 क्या होगा, 5 मल्टीपल 3 बटे में 7 रेशो। जो ये आपको दे रखा है इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, तो ये होगा 13 मल्टीपल 13 बटे में 7। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया है, बचा क्या, 15 रेशो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ठीक है, तो क्या निकल के आया है, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती का रेशो 15 रेशो 169। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, ये सवाल आप सभी को क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 5632 घन मीटर है। यदि उसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई आपको ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताइए, किसी भी टंकी कोई भी वस्तु हो तो उसकी क्षमता क्या होती है, जो ये क्षमता है वो क्या होती है, क्षमता अपने पास होती है उसका आयतन। क्या होता है, आयतन। आयतन को ही हम क्षमता बोल सकते हैं। तो आपको बेलना जो बेलन होता है उस आकृति का आयतन कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए।
तो आप पहले बेलन से संबंधित सभी फॉर्मूले देख लीजिए। तो हमारे पास बेलन है, बेलन कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस आकृति का बेलन होता है। अब इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है। अब आपसे क्या पूछ लिया जाए? इसका आपको सी एस ए पूछ लिया जाए। क्या? सी एस ए। तो सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और आपसे टी एस ए पूछ लिया जाए। क्या? टी एस ए, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हो 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या लिख सकते हो? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आप इसे लिख सकते हो। तो अब आप सभी को पता हो गया कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जब इसका सी एस से पूछा जाए तो क्या होता है? 2 पाई आर एच। और टी एस से पूछा जाए तो होता है 2 पाई आर मल्टीपल एच प्लस आर होता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक बेलनाकार टंकी की क्षमता, मतलब आयतन आपको दे रखा है, उस आधार का व्यास दे रखा है, तो उसकी आपको क्या पूछा है? गहराई पूछा है, मतलब हाइट। गहराई क्या हो गई? हाइट आपसे पूछा है। तो इधर देखिए आप, अगर 16 मीटर क्या है व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 8 मीटर। ठीक है, और इसका आयतन कितना है? 5632 घन मीटर। इक्वल क्या होता है? 22। पाई, पाई का मतलब क्या हो गया? 22। आर स्क्वायर, आर कितना हो गया? 8। और एच कितना है? एच ही तो हमें निकालना है। क्या निकालना है? एच ही तो हमें निकालना है। जब हम इस संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 704। कितनी बार गया? 704 बार गया। फिर से हमने इसे 8 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? ये गया है 8 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 64। और 8 8 64 हो गया। ठीक है, जब हम इसे 22 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? 4 बार। तो h कितना आ गया? 7 मल्टीपल 4। तो h हमारे पास निकल के आया है 28। कितना निकल के आया है? h हमारे पास 28 निकल कर आया है। तो यहाँ इसकी गहराई कितनी हो जाएगी? 28 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। आप क्वेश्चन को करिए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। तो इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको कुल लाभ प्रतिशत बताना है। तो इधर देखिए, ये है उसका सीपी, फिर क्या करता है? ये एसपी है। सीपी हमने उसे 100 मान लिया, उसका सीपी कितना है? 100 है। और 12% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 12% क्या होता है? 12 होता है, मतलब वो बेचता है 112 पर। और वास्तविक वजन से वो कितना कम तोलता है? वो वास्तविक वजन अगर 100 है, हमने 100 माना है सीपी, तो वास्तविक वजन से 15 कम तोलता है। वो तोलता है 85, 85 वो तोलता है। और बेचता कितने में? 112 में। बेचने में कोई दिक्कत आई नहीं रही उसको, तो वो बेच दिया 112 में। कितने ज़्यादा में बेच रहा है? वो बेच रहा है 27 ज़्यादा में बेच रहा है। अब 27 कितने पर ज़्यादा है? जो ये 27 है
वो कितने पे ज़्यादा है? 85 पर, 85 पर। मल्टीपल कर दीजिए आप 100 से, कैंसिल कीजिए आप। हमने कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया, ये कितनी बार गया? 20 बार। कितना हो गया? 540। और नीचे कितनी बार गया? 17 बार। कितनी बार गया? 17 बार। जब हम इसमें 17 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 51। 3 बार जाता है, 3, 30 बचा, 30 के अंदर एक बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 31 कहाँ पर आ रहा है? तो ज़्यादा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31 एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो आगे आप सोल्व मत कीजिए। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में जैसे ही ये दिखे आप ऑप्शन की तरफ देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। तो कितना लाभ कमा रहा है ये? 31.76% का लाभ ये कमा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर आयामों वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी है? अगर हम नॉर्मली कमरे को देखें तो कमरा कैसा होता है? ये, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। कमरा ऐसा ही होता है। अब इसमें सबसे लंबी एक छड़ रखनी है आपको, खंबा रखना है, कुछ भी मान लो। सबसे लंबा खंबा रखना है तो आप कैसे रखोगे? आप इस कोने से इस कोने तक रखोगे, इस कोने से इस कोने तक रखोगे। तो ये इसका क्या हुआ? ये एक कैसी आकृति है? एक क्यूबॉइड आकृति है, घनाभ आकृति है। कौन सी है? घनाभ, क्यूबॉइड आकृति है। तो अब क्यूबॉइड आकृति, ये क्या हुआ क्यूबॉइड आकृति का? ये इसका डायगोनल हुआ, विकर्ण हुआ। तो घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं? घनाभ का विकर्ण निकालते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट करके। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बता दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मैं आपको बार बार कोई चीज़ें बताऊंगा तो आप उसको क्लास के अंदर ही सीख ले, ये मेरी कोशिश है। तो आपको पता चल गया कि घनाभ जो क्यूबॉइड आकृति होती है उसका डायगोनल कैसे निकाला जाता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये इसके सभी पैरामीटर दे रखे हैं, तीनों पैरामीटर दे रखे हैं। कोई सा भी आप मान सकते हो, कोई सी भी हाइट मान सकते हो, कोई सी भी चौड़ाई मान सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ? 10 का स्क्वायर कितना? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 प्लस 100 प्लस 25 का रूट। अब तीनों को ऐड करेंगे, कितना गया? 225 का रूट। अब 225 का रूट क्या होता है? 225 का रूट होता है 15। क्या होता है? 15। तो इस जो कमरा है इस आयाम का, उसके अंदर जो सबसे लंबा खंबा रखा जा सकता है वो 15 मीटर का रखा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि ए एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया है। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से करने की कोशिश करें, उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को आप पहले खुद से ट्राई करें। अगर जब तक आप खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्लास के अंदर आओगे, टीचर ने क्या सिखाया क्या करवाया वो करके देख के चले जाओगे। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे किसी भी चीज़ को करने की, तब तक आप उसके अंदर निपुण नहीं बन सकते। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर फिर समझ में नहीं आता है फिर आप सॉल्यूशन को देखिए और फिर आगे बढ़िए। तो सवाल में आपको दे रखा है कि ए
जो ए है अपने पास, ए एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए उस कार्य को, पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इधर देखिए, अगर ए 2/5 भाग कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में। तो ए उस काम को कितने, पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये 3 और ये 5 3 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ए इक्वल आ जाएगा कितना? 15। तो ए उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 15 दिन में। अब बी है, बी उसी कार्य का 30%, जो वो कार्य है वो 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है अकेला? बी मल्टीपल 30/100 कितने दिनों में करता है? 3 दिन के अंदर। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बी उस काम को करेगा 10 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर करेगा? 10 दिन के अंदर बी उस काम को कर लेगा। एक मिनट, तो बी ने उस काम को 10 दिन के अंदर कर लिया। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 30 आ गया, ये 2 करेगा, ये 3 करेगा। तो यहां पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि जो वो 4 दिनों तक करते हैं, 4 दिनों तक ये एक साथ कार्य करते हैं, जो दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 + 3 ये एक दिन के अंदर काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 4 × 5 = 20 काम कर लेंगे। बचा क्या? माइनस कर दीजिए 20, 10 बचा। अब शेष कार्य अकेला सी द्वारा 6 दिनों में किया जाता है। तो जो सी है उस कार्य को कितने दिनों में करता है? शेष कितना है? 6 है, और वो 10 है, तो उसको 6 दिनों में करता है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आई? 5/3। सी की एफिशिएंसी 5/3 निकल कर आई है। तो बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो 30 का 70% कितना हुआ? जो 30 है उसका 70% कितना हो जाएगा? 30 × 70/100, तो कितना हो गया? 21। तो 30 का 70% अपने पास आया है 21। जो 21 है उसको दोनों मिलकर के, बी और सी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, +3 कर देंगे। कितना आ गया टोटल इनकी एफिशिएंसी? 14/3। कितनी आई? 14/3। 14/3 इनकी एफिशिएंसी आ गई, दोनों की मिलकर के। अब दोनों इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 14/3, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा। हमने इसको कैंसिल किया, कितनी बार गया? 2 बार, और ये 3 बार, तो 3 3 9/2। तो 9/2 इसका आंसर निकल के आया है, वो होगा 4 सही 1/2 दिन। तो बी और सी मिलकर उस कार्य को 4 सही 1/2 दिन, मतलब 4.5 दिन के अंदर, 4.5 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? यस या नो के अंदर आंसर दीजिए। क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें आपको दे रखा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 120 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इधर देखिए आप, ये हुआ सीपी, ये हुआ एसपी, और ये हुआ एमपी। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? जो वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। कितने की? 20 की। तो 20% मतलब 1/5। अगर कोई चीज की मूल्य 5 है तो उसके ऊपर 1 का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 5, और 1 का छूट देके इसको 4 में बेचा जाता है। और 4 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 120। तो कितने से मल्टीपल है? 30 से। तो यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ कितना होता? 20% होता। अगर छूट नहीं दी जाती
तो ये कितने का होता, MP कितने का था, 30 से मल्टीपल कीजिए 150, 150 का था। अगर इसके ऊपर ये छूट नहीं देता, ये छूट नहीं देता, अगर मान लो इसे छूट नहीं देता तो 20% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 20% का। तो 20 का मतलब 1/5। अगर ये चीज 5 की होती तो ये कितने में बेचता, 6 में बेचता। 6 के अंदर 6 का भाग देंगे 150 में तो कितने का मल्टीपल है, ये है 100, ये है 25 का मल्टीपल। तो इसको भी आप 25 से मल्टीपल कीजिए, कितना गया 125। कितना आया 125। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य निकल कर आया है 125। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक संख्या 350 से पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 25% की कमी की जाती है, तो आपको नई संख्या क्या है ये आपको बताना है। ये एक बहुत ही इजी सवाल है जो SSC GD में पूछा गया है। तो आप इस सवाल को देख के महसूस कर सकते हैं कि कितने लेवल के SSC GD के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन को मैं आपको दे रखा है, जो संख्या है वो कितनी है 350 और कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है। तो 20% कितनी होता है 1/5। तो पहले ये कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई है। फिर ये बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो पहले ये 4 थी, अब कितनी हो रही है 5 हो रही है। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। जब हम इसे कैंसिल करेंगे ये 3 बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है। इसे कैंसिल किया कितनी बार गया ये 175। अब 175 को आप 3 से मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा, मल्टीपल कीजिए 15, 22 और 5, कितना आ गया 15, 22 और 5 निकल के आया है 525 निकल के। तो आपको नई संख्या 525, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 25% की कमी हो रही है। क्या हो रही है 25% की कमी हो रही है और हमने यहाँ पे वृद्धि कर दी, तो आपका आंसर नहीं आया। हम दोबारा से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में संख्या कितनी थी 350, मल्टीपल कितने की वृद्धि हो रही है 20% की। तो पहले ये कितना था 5 था, तो कितना हो गया आप ये हो गया 6। फिर कितने की कमी हो रही है 25% की। तो 25% 1/4। तो पहले ये 4 था, अब कितना हो गया ये 3 हो गया है। कितना हो गया है 3 हो गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करते हैं। अब दोनों को मल्टीपल कीजिए 20 हो गया, 20 से 1 0 कैंसिल, ये 2 बार तो 9 हो गया। 9 का मल्टीपल कीजिए इससे 35 से, कितनी बार जाएगा 350 माइनस 35 कर लीजिए, कितना आ गया 315। ठीक है, डायरेक्ट इसको 9 की जगह 10 से मल्टीपल कीजिए और 135 गठा दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए और रिपीट करके आगे बढ़िए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 89 रुपये है 89। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे हमारे पास 10 वस्तुएं हैं और उनका जो एवरेज है वो है 89 रुपये, लेकिन हमने यहां पर एक वस्तु रखी तो उसका मूल्य कितना था, उसका मूल्य था 35 रुपये। अभी 35 है वो एवरेज से कितना कम है, ये 35 एवरेज से कम है, कितना माइनस कीजिए 4 और ये 35 एवरेज से 54 कम है। अगर ये वाली संख्या एवरेज से 54 कम है तो ये जो बाकी सभी संख्याएं हैं वो 54 ज़्यादा होगी।
कितनी ज़्यादा होगी? 54 ज़्यादा होगी। अगर ये बाकी सभी 9 संख्याएं 54 ज़्यादा है तो ये बाकी हर एक संख्या एवरेज कितना ज़्यादा होगी? तो अपने पास बाकी कितनी बची है? 9 संख्या, 9 का भाग दीजिए इसमें, कितनी ज़्यादा होगी एवरेज? 6 ज़्यादा होगी। कितनी? 6 ज़्यादा होगी। ठीक है, अब 6 ज़्यादा होगी तो आपको वस्तुओं का औसत मूल्य पूछा है। तो पहले निवासी था, जब इस वस्तु को हटा दिया जाए हमें पता चल गया ये 35 है, तो अब इनका जो एवरेज मूल्य होगा बाकी बची वस्तुओं का तो कितना होगा? 6 बढ़कर होगा। तो हमने इसमें 6 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 95, 95, कितना आ गया? 95। तो इसका आंसर होगा 95, जो ऑप्शन 2 के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, जो 95 दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो क्या करता है ये? 2/3, 2/3, 2/3, मतलब कितने थे उसके पास? 3 थे, तो 2 को तो वह 35% लाभ पर बेचता है। तो हमारे पास रेशो निकल के आया है 2 और 1 का। कितना निकल के आया है? 2 और 1 का रेशो निकल के आया है। जब ये 2 है, 2 को तो ये बेचता है 35% प्रॉफिट पर, और जो 1 है इसको बेचता है 10% की हानि, मतलब लॉस पर बेचता है। कितने? तो टोटल कितना प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर अगर 35% के प्रॉफिट पे बेचता है 1 पर, तो 2 पे कितना कमा लेगा? ये 70% का प्रॉफिट कमा लेगा, और यहाँ पे ये 10% की हानि। तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसको? ओवरऑल इसको प्रॉफिट हुआ है 70 माइनस 10 कीजिए, कितना आ जाएगा? 60। 70 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 निकल के आएगा। 60 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर प्रॉफिट हुआ है? 2 और 1, 3 पर। कितने पे हुआ है? 2 प्लस 1, इनको ऐड कर देंगे, कितना हुआ है? 3 पर हुआ है। 2 प्लस 1, 3, तो अब 3 का भाग देंगे, कितना आया अपने पास निकल के? 20%। तो ये कुल लाभ, इसका कुल लाभ प्रतिशत क्या हुआ? 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, ये पहले क्या करता है? जो क्रय मूल्य है सीपी है उस पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 15% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3/20। क्या होता है? 3/20 होता है। ठीक है, 3/20 कैसे? जैसे अगर आप देखोगे 1 वो क्या नाम से 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। क्या होता है? 1/20। तो 5 3 से मल्टीपल हो रहा है तो 1 भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 3/20 हो गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? पहले कितना था? ये 20 था। अब कितना हो गया? अब ये 3 बढ़ गया है 15%, तो ये 23 हो गया है। आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि फिर वह उस पर कितने की छूट देता है? वो फिर उसके ऊपर 20% की छूट देता है। कितने की? 20% की छूट देता है। तो 20% क्या हो गया? 1/5 हो गया। अगर ये पहले 5 था तो 1 की छूट देगा, कितना हो गया? ये 4 हो गया है। कितना हो गया? 4 हो गया है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू थी और ये फाइनल वैल्यू है। तो कितने हो गए इनिशियल वैल्यू? इससे कीजिए, 20 को 5 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो गया? 100। और 23 को 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो गया? 12। कितने की कमी हो रही है? 100 पर 8 की कमी हो रही है। अगर 100 पर 8 की कमी हो रही है तो हानि भी 8% ही होगी।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? तो एक चीज आप सीख लीजिए, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार, किसको? मेन को, किसी आदमी को पार करती है, तो वो खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो वो स्वयं की लेंथ के बराबर ही दूरी तय करती है। अगर ट्रेन किसी इंसान को पार कर रही है चलती हुई, तो वो खुद की दूरी, जो स्वयं की जो लेंथ है, स्वयं की लंबाई है, उसके बराबर ही दूरी तय करती है। लेकिन अगर वह टी पार करती है, ट्रेन है जो पार करती है दूसरी ट्रेन को या फिर टनल पुल को या फिर रेलवे स्टेशन को, तो वो खुद की लेंथ के बराबर, खुद की लेंथ के साथ साथ, अगर ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई भी ऐड होगी, वो दूरी भी तय करती, पुल है तो पुल की लंबाई भी ऐड होगी, और अगर रेलवे स्टेशन है तो उसकी लंबाई है वो भी ऐड होगी। तो ये क्या करेगी? फिर दोनों की लंबाई तय करेगी। अगर आदमी को पार करती है तो खुद की लंबाई तय करती है, और अगर दूसरी ट्रेन, पुल या रेलवे स्टेशन को पार करती है, तो वो खुद की दूरी, लंबाई के बराबर उनकी लंबाई भी तय करती है, लंबाई के साथ साथ उनकी लंबाई भी तय करती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में आपको दे रखा कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटे। तो वो एक पुल है, पुल है, उसकी लंबाई हमें पता नहीं है, दोनों को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए आप, अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? स्पीड मीटर में दे रखी है, वो डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है किलोमीटर पर हावर। किस में दे रखा है? किलोमीटर पर हावर के अंदर दे रखा है। अब इसे किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 10 और ये 3, तो 50/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई है। अब 18 सेकंड लगा रहे हैं, तो कोई भी दूरी, अगर दूरी निकालनी हो आपको, तो आप क्या करोगे? समय इंटू स्पीड कर दोगे। तो समय क्या आपके पास? 18, स्पीड क्या है? 50/3, तो क्या निकल के आया है? 6। तो डिस्टेंस आपके पास निकल के आया 300। और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस आपके पास ये है ट्रेन प्लस पुल की, जो टनल है, ट्रेन प्लस पुल की है, और ट्रेन की हमारे पास डिस्टेंस दे ही रखी है। तो 300 इक्वल 120 प्लस उसकी जो डिस्टेंस और लंबाई है, हम मान लेते पुल की x, हमने उसकी लंबाई x मान ली। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? x की वैल्यू 120 इधर जाएगा, माइनस होगा, और माइनस होके कितना आएगा? 180 मीटर। कितना आएगा? 180 मीटर। तो उस पुल की लंबाई है 180 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होता, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय के अंदर, विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप इसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो और अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत कम समय के अंदर उस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने सवाल है, अगला सवाल आपके सामने है
कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो ये आपको बताना है। तो ये कोई वर्ताकार पथ है, ये एक वर्ताकार पथ और कितना है? 400 मीटर का है। अब ए है, उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। और ये बी है, क्या? एक मिनट रुकिए। ये बी है, इसकी स्पीड कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो अब क्या करोगे आप? 16 मीटर पर सेकंड है और आपको ये बताना है कि जो ये एक ही जगह से दौड़ते हैं तो कितने समय के बाद में एक साथ मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर। जो प्रारंभिक बिंदु है वहां पर ये कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे, ये आपको बताना है। मतलब आपको टाइम बताना है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम तो दे ही नहीं रखा। यहाँ पे आपको दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और आपको स्पीड दे रखी है। तो आप बोलो क्या बात करते हो सर, अगर स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम तो हम निकाल लेंगे, हमें आता है। तो चलो निकालते हैं अब टाइम। डिस्टेंस क्या है? 400। अब एक का टाइम निकालते हैं। 400 बटे स्पीड क्या है इसकी? एक ही 10। तो एक का टाइम निकल के आया हमारे पास 40 सेकेंड। ठीक है, अब बी का निकालते हैं। 400 डिस्टेंस है और इसकी स्पीड कितनी है? 16। कितनी आ गई? 16। तो इसका भी निकालते हैं। कितना निकल के आया है? 20 सेकेंड और 25 सेकेंड। कितना? 25 सेकेंड निकल के आया है। जब हमारे पास अब टाइम भी आ गया है तो अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे? अब इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना होता है? 25 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40 और 25, इन दोनों का एलसीएम होगा 200। कितना होगा? 200। तो ये 200 सेकंड के बाद में प्रारंभिक बिंदु पर आपस में मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम मतलब एचसीएफ का 15 गुना है, लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 112 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इधर देखिए, आप यहाँ पे आपको दे रखा है, ये दे रखा है एचसीएफ और ये दे रखा है रेशो एलसीएम का, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है? 15 है। और मैं इन्हें मान लेता हूं 1x और 15x। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 15x प्लस x इक्वल 112 है। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए? ये दोनों मिलकर हो गए 16x। तो 16 से इसे कैंसिल कर दीजिए। कितने गया? 7 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? हमारे पास आ गई है 7। x की वैल्यू 7 आ गई है। तो यहाँ जो ये दे रखा है एचसीएफ, ये कितना है? 7 है। और एलसीएम कितना है? 105। एचसीएफ 7 है, एलसीएम 105 है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, क्या सीखा था वो भी मैं आपको बता देता हूं कि पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या इक्वल क्या होता है? एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। सीखा था या नहीं सीखा था? आप बोलोगे जी सर कैसे नहीं सीखा था? अरे इसमें हमने तो डिटेल में सीखा था, ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़, ये चीज़ कैसे आती है वो भी हमने सीखा था। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है?
पहली संख्या है हमारे पास 35, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, वो तो हमें निकालनी है। एलसीएम हमारे पास है 105, एचसीएफ हमारे पास है कितना है 7। फिर सेकंड संख्या हमें निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देरी न करते हुए हम सेकंड नंबर की संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या 35 से कैंसिल किया, 3 बार गया, तो सेकंड नंबर क्या निकल के आया है 21। कितना है, तो दूसरी संख्या कितनी है 21 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्या इन सवालों को आप सभी लोग कर पा रहे हो? जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए, यस या नो के अंदर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी बता दीजिए, तो अगली क्लास में मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे हिसाब से कि मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि कपड़ों की एक दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की गई। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है? देखिए भाई, यहां पे हमें दे रखा है ये सीपी है। क्या है ये? सीपी। ठीक है, ये हो गया एमपी और हमें निकालना है एसपी। सीपी का यहाँ पे कोई काम नहीं। जो वो दे रखा है एमपी वो है 540 रुपये, ये 540। अभी कितने की छूट दे रहा है? 30% की छूट दे रहा है, तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। अगर ये 10 है तो ये 3 की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 54 से मल्टीपल कीजिए, कितनी गया? लेकिन हमें तो ये निकालना ही नहीं है एसपी, हमें तो निकालना है छूट। छूट कितनी है? 3 है। कितनी है? छूट 3 है और एक की वैल्यू 54 है। तो हमारे पास छूट निकल के आई है 3 मल्टीपल 54। कितनी निकल के आई है? 3 मल्टीपल 54 निकल के आई है। और टोटल छूट कितनी है? 810 रुपये। कितनी है टोटल छूट? 810 रुपये। और हमें निकालना है कि कितनी, अगर ये कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए इसको कि 810 की छूट मिले, तो एक शर्ट पर कितनी की छूट मिलती है? 3 गुणा 54 की। तो कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? 3 से कैंसिल कीजिए इसे। हमने इसे 3 से कैंसिल किया, कितनी बार गया? 27 बार। या 27 इससे कैंसिल करेंगे इसे, कितनी बार गया? 5 बार। तो कितनी शर्ट खरीदेगा हो? कितनी शर्ट खरीदेगा? 5 शर्ट खरीदेगा। 810 रुपए की छूट प्राप्त करने के लिए वो कितनी शर्ट खरीदेगा? 5 शर्ट खरीदेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के सामने है। इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की? अगर जिसने भी कोशिश की है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं की है तो वो अब हमारे साथ देख लीजिए। यहाँ पे आपको रेशो दे रखा है 9:5। क्या दे रखा है? 9:5 दे रखा है। तो बड़ी संख्या क्या हुई? 9 हुई और छोटी संख्या 5। तो हमें बड़ी संख्या बतानी है जो कि 9 बतानी, और वो जो बड़ी संख्या होगी 9 का मल्टीपल होगी। और 9 का मल्टीपल इस ऑप्शन 4 ऑप्शनों में कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। लेकिन कुछ लोगों को अभी हजम नहीं हो रहा होगा और वो चाहते हैं कि हमें इन्हें डिटेल में बताएं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्या करना आपको? अपने पास संख्या है 9,
और ये 5। अब इन संख्याओं को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है। और बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है? 8। और छोटी संख्या से क्या घटाया जा रहा है? 4। तो कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ी संख्या का आधा। कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या का आधा। मतलब बड़ी संख्या उसकी 2 गुनी हो जाएगी। अब इसको सोल्व करना और आप x की वैल्यू निकालना। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो 9x यहाँ पे x की वैल्यू रख देना, तो बड़ी संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। ये काम अब आप खुद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है। कुल राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। एक कार है, उसकी कीमत क्या है? प्राइस। तो प्राइस में कितने की कमी हो रही है? प्राइस में कमी हो रही है 5% की, 5% की। तो 5% का मतलब है 1/20। तो कितने की वृद्धि हो रही है? तो 1/20। पहले अगर ये 20 थी तो अब कितनी हो गई? ये 21 हो गई है। और ये क्या है अपने पास? ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। वृद्धि होती है और उसकी बिक्री में, सेल में कमी आती है 16% की। तो 16%, जो 16% है उसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 4/25। अगर पहले कोई चीज 25 थी तो 4 कम होकर अब वो 21 हो गई है। क्या हो गई है? 4 कम होकर वो 21 हो गई है। अब आपको बताना है कि कुल राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कुल राजस्व के लिए हम क्या करेंगे? तो कुल राजस्व के लिए हम प्राइस और सेल को मल्टीपल करते हैं। जितनी उसकी प्राइस होती है उसको उसकी सेल से मल्टीपल कर देते हैं। तो दोनों को हमने मल्टीपल किया। ये कितना गया? 500। और ये रेशो है कितना गया? 21 का। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो इनिशियल वैल्यू तो कितनी थी? 500 थी, लेकिन फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? 441 आ रही है। कितने की कमी हो रही है यहाँ पे? 59 रुपये। कितने की कमी हो रही है? 59 की कमी हो रही है। अब 59 की कमी कितने पे? 500 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 59 बटे बटे क्या आ गया? 500। 500 का 1% कितना हो गया? 5। हमने 5 से भाग दे दिया। जब हम इसे 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 से ऊपर जाएगा। अब कितना जाएगा वो हमें देखना नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन के अंदर 11 है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और आगे सोल्व करना है तो आप खुद से सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। इसमें आपको दे रखा है कि 3 संख्याएं हैं, 4:9:13 के अनुपात में है, और उनका जो लघुत्तम समापवर्त्य है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? 2340 है। तो उनका महत्तम समापवर्त्य आप ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने सीखा था, अगर हमारे पास कोई संख्या है, कोई सी भी संख्या मान लेते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। जैसे हमारे पास है hx hy, क्या है? hx और hy संख्या है। तो इनका जो एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा hxy। क्या होगा? h और x और y क्या होगा? hxy होगा। मतलब इनका एचसीएफ और इन संख्याओं का रेशो, उनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेशो आपको दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ हमें निकालना है। ये एचसीएफ है। रेशो आपको दे रखा है 4:9:13। और क्या हो गया? ये क्या है? एलसीएम। और एलसीएम कितना दे रखा है? 2340। कैंसिल कीजिए। जब हम इसको कितने से कैंसिल करते हैं? 13 से। जब हमने 13 से कैंसिल किया तो कितनी बार गया? एक बार। फिर 8 बार 80 हो गया। और ये कितना होता है? 9 चौक 36। जब हम इसको 36 से कैंसिल करेंगे, किससे? 36 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? जब 36 से आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। तो एच कितना निकल के आया है? 5।
तो हमारा जो HCF है वो कितना है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज क्लास में हमने हमारे 20 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और आपको इन सवालों को करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।